नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। कोरोना महामारी लगातार संकट उसका बढ़ता जा रहा है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और इस सब के बीच में चिंता इस बात की कि जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों तक वो नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन इन तमाम चिंताओं के बीच कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे छोटे मासूम बच्चे। ये मान लिया जा रहा है कि मासूम बच्चों को कोरोना वायरस किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं डालेगा। क्या ये सच्चाई है? आज हम बच्चों की ही बात करेंगे। आपके घर में अगर 1 से 14 साल तक के बच्चे हैं तो इस प्रोग्राम को जरूर देखिए, क्योंकि बच्चों पर कोरोना वायरस बहुत ज्यादा प्रभाव इस बार डाल रहा है। तो आज हम विशेषज्ञों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि नया स्ट्रेन बच्चों की सेहत के लिए कितना खतरनाक है। क्या बच्चे इस बार सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं? अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो कैसे लक्षणों के जरिए आप समझें कि वो कोरोना से संक्रमित हैं? दूसरा, एक और महत्वपूर्ण बात बार बार कही जा रही है कि कोरोना बच्चों के इम्यून सिस्टम के सामने फेल हो जाता है। क्या ये बात सही है? बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो कोरोना वायरस को कोई प्रभाव नहीं डालने देगा, या फिर ये एक भ्रम है? आज इसको भी क्लियर करेंगे। और एक और थ्योरी इस वक्त बड़ी तेजी से फैली है कि टॉयलेट के फ्लश से भी कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। इसकी सच्चाई क्या है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आज बात सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले बच्चों की कर रहे हैं और इसके लिए डॉक्टर डी.के. गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, सवाल सबसे पहला ये कि बच्चों के लिए इस बार ये वायरस कितना खतरनाक है? डॉक्टर डी.के. गुप्ता, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो क्या बच्चों के लिए इस बार का वायरस ज्यादा खतरनाक है? डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर रवि मलिक, ये कहा जा रहा है कि बच्चे इस बार सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं, ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस बार का जो वायरस का वेव है, जो सेकेंड वेव आ रही है, इसके अंदर बच्चे थोड़ा ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, जो कि पिछली बार में बहुत कम बच्चे अफेक्ट हुए थे। पिछली वेव की अगर बात करें तो वर्ल्ड ओवर 18 साल से छोटे बच्चों ने कोरोना के पेशेंट्स का केवल और केवल 2% शेयर लिया था, जबकि इस पॉपुलेशन का शेयर जो है वो 30% से ज्यादा है। तो पिछली बार की वेव में बच्चे बड़े कम इफेक्ट हुए थे, लेकिन इस बार की वेव में थोड़े थोड़े बच्चे जो हैं इफेक्ट होने शुरू हो गए हैं। मैं 2-3 बातें इसमें बताना चाहूंगा एज ए पीडियाट्रिशियन। एक तो बच्चे इस बार क्यों कम हो रहे हैं, या पिछली बार भी कम हुए और इस बार भी अडल्ट्स के मुकाबले में कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक तो बच्चे के ACE2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, जिनके ऊपर की ये वायरस जाके अटैक करता है, अटैच करता है, तो वो थोड़े इमेच्योर होते हैं। दूसरी चीज यह है कि बच्चों के अंदर अक्सर वायरल इन्फेक्शंस होती रहती हैं, तो उनकी इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो भी अच्छे से डेवलप्ड होती है। एक और भी थ्योरी है जिसमें कहते हैं कि बच्चों को रिसेंटली हमने BCG MMR लगा रखा होता है, तो शायद वो भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन इन नटशेल अगर हम बात करें तो डेफिनेटली बच्चों की इम्यूनिटी इस वायरस के लिए जो है वो बेटर है, लेकिन ये वेव में थोड़े से बच्चे ज्यादा अफेक्ट होने लगे हैं। लेकिन एक चीज और भी है, इस वेव में भी बच्चे थोड़े ज्यादा इफेक्ट जरूर हो रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी एसिम्प्टोमेटिक ही है। बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन बच्चों में नहीं होती है। ये एक बड़ी अच्छी बात है इस वायरस की। ये वायरस बच्चों के लिए काफी प्रोटेक्टिव रहता है। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चों को कोरोना हो तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे या उसका ऑक्सीजन नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ, डेफिनेटली प्रोटेक्टिव है। हाँ जी डॉक्टर रवि मलिक, लेकिन एक यहाँ ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, स्ट्रांग होता नहीं है। ऐसे में ये वायरस उन पर ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है, प्रभाव डाल सकता है। क्या ये सच्चाई है? देखिए, नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस ऐसे हैं जो कि बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करते हैं, चाहे रेस्पिरेटरी सिंचिटियल वायरस हो, इन्फ्लुएंजा हो, पैरा इन्फ्लुएंजा हो, एडिनो हो। बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो बच्चों में इन्फेक्ट करते हैं और उनका प्रकोप भी ज्यादा रहता है। लेकिन ये वाला जो वायरस है, अभी तक की जो स्टडीज आई हैं उसमें यही आया कि ये वायरस बच्चों के मुकाबले बड़ों को ज्यादा इन्फेक्ट करता है। इस बार सेकेंड वेव में डेफिनेटली थोड़ा सा उसने यंगर एज ग्रुप को इन्वॉल्व करना शुरू किया है, जो लोग 20s में है, 30s में है, या जो बच्चे हैं उनको। लेकिन एक और चीज बताऊं, इस बार के इस आंकड़े ये बताते हैं कि जो बच्चे 10 साल से छोटे हैं वो लगभग 4% के प्रतिशत के करीब इस वायरस की चपेट में इस बार आए हैं। छपरा से सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ।
क्या दूध जो माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही है उसको वो वैक्सीन ले सकती है या नहीं? लैक्टेशन में वैक्सीनेशन डॉक्टर रवि मलिक। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में वैक्सीनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी जो माँ प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, या जो माँ दूध पिला रही है, कायदे से उसके अंदर हम वैक्सीन नहीं दे सकते। आप ही के जवाब में मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि लोगों के मन में बड़े सारे जवाब है, जब बड़े सारे सवाल होते हैं। 5 चीजों में आप ये वैक्सीन नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, जो बच्चे 18 साल से कम है उनमें, अगर पहली डोज से सिवियर रिएक्शन हुई है वो, और अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है तो भी आप नहीं ये दे सकते। जिस वक्त की आप वैक्सीन लेने जाए हैं आपको इसको डिफर करना पड़ेगा, या आप इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी के ऊपर है तब भी आप नहीं ले सकते। डॉक्टर डी के गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले दरभंगा से राष्ट्रीय हमारे साथ है। राष्ट्रीय, सवाल पूछिए अपना। हेलो हेलो जी राष्ट्रीय, सवाल पूछिए। जी सर, मेरे को पूछना था कि 18 प्लस का जो अभी वैक्सीनेशन आया हुआ है, तो मेरी बहन को थायराइड है, तो क्या वो वैक्सीन ले सकती है या फिर नहीं? डॉक्टर डी के गुप्ता, क्या वैक्सीन ले सकते हैं वो? बिल्कुल अच्छा सवाल है। किसी को थायराइड है, कार्डिक प्रॉब्लम है, अस्थमा है, सीओपीडी है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी ट्रांसप्लांट है, डायलिसिस है, कैंसर है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, एचआईवी है, कोई थैलेसीमिया है या अर्थराइटिस है, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। ये सब लोगों को पहले वैक्सीन लेना चाहिए, प्रायोरिटी मिलना चाहिए, बिकॉज ये लोग हाई रिस्क हैं। अगर इनको बीमारी होती है तो इनको नुकसान ज्यादा होगा। सरकार ने भी बहुत बार बोला, हम लोग बार बार बोलते हैं, ये सब लोग वैक्सीन तुरंत लें और जब जैसे ही मौका मिले तुरंत लें। एसएम भट्ट है चंडीगढ़ से। भट्ट साहब, सवाल पूछिए अपना। हेलो, हाँ जी नमस्कार। हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मैं डॉक्टर रवि मलिक से मेरा सवाल है। मैं क्यों देखिए रवि मलिक जी को आपके चैनल अन्य चैनल पे सुनता रहता हूँ कि अगर जो है मतलब कि कोई जब कोविड वैक्सीन ले लेता है तो उसको कितने दिन के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा? क्या सवाल है? तो रवि मलिक साहब, एक बार फिर से अपना सवाल पूछिए। हेलो, आर यू हियरिंग मी सर? प्लीज बोलिए। अगर कोई जो है कोविड का वैक्सीन ले लेता है तो अगर उसको बुखार या कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो कितने दिन के बाद उसको आरटीपीसीआर टेस्ट करना पड़ेगा? देखिए, आमतौर पे जो हम कोविड की वैक्सीन देते हैं उसके बड़े कम साइड इफेक्ट हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़ा फीवर होगा, क्योंकि मैं कोविड वैक्सीनेशन सेंटर चलाता हूं अपने अस्पताल में, हमने हजारों वैक्सीन दी हैं। 70% में तो आपको कुछ भी नहीं होगा। 30% में जरूर आपको थोड़ा फीवर, हेडेक या बॉडी एक्स होंगे, जो कि 24-48 घंटे के अंदर आमतौर पे खत्म हो जाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा जहां पे आपको इंजेक्शन लगा है वहां पे रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस आएगी। आरटीपीसीआर आपको कराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जो कोविड के वैक्सीन के बाद में फीवर आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है फीवर एक्सटेंड हो रहा है या कुछ है, तो हो सकता है जिस वक्त आपको वैक्सीन लगी हो, आप कोविड के इंक्यूबेशन पीरियड में हो, तो अगर फीवर एक्सटेंड हो रहा है 3रे, 4थे, 5वें दिन, तब आप अपने डॉक्टर से राय लेके टेस्ट करवा सकते हैं। डॉक्टर डी के गुप्ता, बच्चों को लेकर के आज हम सवाल खासतौर से उठा रहे हैं। सुपर स्प्रेडर एक रिपोर्ट बता रही है कि बच्चे हो सकते हैं। क्या आपको लग रहा है, और बच्चों के लिए क्या एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है? देखिए, बच्चे बिल्कुल इन्फेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज ये नए जो स्ट्रेन आए हैं, डबल म्यूटेंट है, ट्रिपल म्यूटेंट है, या जो यूनाइटेड किंगडम का स्ट्रेन है, इंग्लैंड का स्ट्रेन है, ये काफी खतरनाक और बड़ी तेजी से फैल रहा है, बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रहा है। बच्चों में एक तो बुरी बात यह है बच्चों के लिए कि हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। जो वैक्सीन है वो 18 साल से ऊपर है, तो इसलिए बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत अति आवश्यक है। और बहुत सारे बच्चे एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं और ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनका हमें पता नहीं लगता। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, दूध नहीं पिएंगे, सुस्त हो जाएंगे, या बहुत इरिटेबल हो जाएंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे, भूख नहीं लग रही होगी, हल्का बुखार होगा, या रनिंग नोज होगी। तो ये बड़े माइल्ड सिम्टम भी हो सकते हैं, और कुछ बच्चों में सीरियस सिम्टम्स या मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी हो सकता है, जिसमें रेडनेस ऑफ कंजक्टिवाइटिस, आई की लाल हो जाएंगी, या जो होंठ हैं उनमें क्रेकल्स हो जाएंगे और वो रेड हो जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी हाथ पैरों में, फीवर बहुत हाई ग्रेड आएगा। तो इस तरह के सिम्टम भी और इस तरह के रेयर सिंड्रोम भी देखने को मिलते हैं बच्चों में। तो बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं तो आपको तुरंत ही
अपने नियर बाय डॉक्टर से संपर्क करना है और कोशिश करें टेली कंसल्टेशन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। उन बच्चों को ज़्यादा ध्यान रखना है जो स्पेशल किड्स हैं, जिनको कैंसर है, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, HIV है, या जिनको कोई और किडनी प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, डायलिसिस पे हैं, जिन लोगों की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है जिन बच्चों की, या जो ओबेसिटी के बच्चे हैं, जो देखा गया है कि ऐसे बच्चे जो थोड़ा ओबीज हैं, खास करके 12-13 साल से जो बड़े बच्चे हैं, उनमें थोड़ी सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिल रही है बाकी बच्चों की तुलना में। तो उन लोगों को ज्यादा ध्यान रखना है अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं। यानी 10 साल से कम उम्र के बच्चों पे ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। कोलकाता से रजनी हमारे साथ है। रजनी, सवाल पूछिए। कम है, अगर 10-12 साल से ऊपर बड़े बच्चे हैं और वो ओबेसिटी है उनके साथ में, तो एक हाई रिस्क है जी। हेलो हेलो हाई रिस्क है। रजनी, सवाल पूछिए कोलकाता से। जी, सवाल पूछिए। है सर, हेलो। हमने 12 तारीख को कोवैक्सीन का इंजेक्शन लिया था, पर हमको फीवर आया है आपका 21 तारीख को, और 21 तारीख को फीवर आया, लो प्रेशर हो जा रहा था, बहुत बेचैनी लग रही थी, तो फिर हमने एक पेंटोप्राजोल और 5 सिलाइन लेके विटामिन इंजेक्शन ले लिया था। अच्छा, और एजिथ्रोमाइसिन खाया और 2 विटामिन खा रहे थे रात में सर। तो रिपोर्ट करवाए तो पॉजिटिव निकला सर, और मेरे बेटों को भी पॉजिटिव निकला है, पर उसका सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, उसको फीवर नहीं है, हमको सिर्फ 100 के अंदर ही फीवर था सर। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी एसिम्प्टोमेटिक केस होता है, जैसे आपके बच्चों को कोई भी फीवर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप लोग पॉजिटिव हैं, एसिम्प्टोमेटिक बच्चों के केस में कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल पैरासीटामोल दीजिए। यहाँ पर मैं एक चीज और आपकी मैंने नोट किया, आपने विटामिन का इंजेक्शन लगवाया। विटामिन के इंजेक्शन की आपको बिल्कुल लगवाने की जरूरत नहीं है। आप मल्टीविटामिन की टैबलेट्स ले सकती हैं, लेकिन इंजेक्शन लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और जहां तक बच्चों का प्रश्न है, केवल और केवल एसिम्प्टोमेटिक अगर केस है या माइल्ड सिम्टम्स है, तो आप उनको पैरासीटामोल दीजिए, और कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है। अक्सर मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूं कि माँ बाप CT स्कैन भी करा लेते हैं, ब्लड टेस्ट भी करा लेते हैं, दुनिया भर की दवाइयां देते हैं, उनकी जरूरत नहीं होती। सासाराम से कन्हैया हमारे साथ में। कन्हैया, सवाल पूछिए अपना। कन्हैया, अपना सवाल पूछेंगे? और छत्तीसगढ़ से दिलीप है इस वक्त हमारे साथ। दिलीप, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा उम्र 40 साल है सर, और मुझे शुगर भी है, BP भी है, और मुझे दोनों की किडनी में इन्फेक्शन भी है, और मैं क्या ये वैक्सीन ले सकता हूँ? देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने बताया कि किसी को डॉक्टर अभी मलिक जी, देखिए, बिल्कुल आप वैक्सीन ले सकते हैं। जी। आपको अगर BP है, शुगर है और यूरिन में इन्फेक्शन भी है, जैसे कि डॉक्टर DK गुप्ता ने बहुत अच्छी बात बताई है कि आपको तमाम तरह की, बल्कि आपको वैक्सीन पहले लेनी चाहिए किसी हेल्दी इंडिविजुअल के। अगर आप सरकार की भी प्रोटोकॉल देखें तो सबसे पहले उन्होंने कहा था 45 साल से ऊपर वाले जिनको BP, शुगर, अस्थमा या कोई कोमॉर्बिडिटी है, वो पहले इंजेक्शन लगवाएं। आप तुरंत इंजेक्शन लगवाइए। अगर आपने अभी तक इंजेक्शन नहीं लगवाया, आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। डॉक्टर गुप्ता, सवाल यह है कि छोटे बच्चों को, अगर हम 2 साल 3 साल के बच्चों को देखें, ऐसे क्या लक्षण है जिससे हम पहचाने कि ये कोरोना से संक्रमित हैं, या फिर हमें जाना ही पड़ेगा RT-PCR की तरफ? नहीं, पहले तो हमें क्लिनिकल सस्पिशन ही चाहिए होता है, और हमें हाई क्लिनिकल सस्पिशन चाहिए। मतलब हाई मतलब कि आपको थोड़े से भी कुछ सिम्टम लगे, तुरंत सोचना है कि ये कोविड हो सकता है, उसके बाद जांच करानी है। तो बहुत सारे बच्चे तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनमें कोई लक्षण नहीं होते, या माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जैसे हल्का बुखार है, खांसी है, रनिंग नोज है, हल्की सी ब्रेथलेसनेस हो सकती है, या थकावट है, बच्चा सुस्त हो गया, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा बहुत इरिटेबल हो गया है, बच्चे को पेट में दर्द बता रहा है, लूज मोशन होते हैं, कभी वॉमिटिंग होते हैं, कुछ बच्चों में स्किन में रैशेस हो सकते हैं, या लिप्स में क्रैकल्स हो सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, और जो बड़े बच्चे हैं उनमें लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल या थ्रोट पेन जैसा सिम्टम जैसे हम लोगों को होते हैं, वैसे ही हो सकते हैं। इवन बड़े बच्चों में बेल्स पैल्सी भी देखी गई है, जो कुछ बच्चों में हो सकती है। तो ये तो सारे सिम्टम्स हैं, बैटरी ऑफ सिम्टम बोलते हैं इनको। इनमें से अगर कोई 2-3 सिम्टम भी हो तो आपको सोचना चाहिए कि हो सकता है कोविड हो। साथ में अगर कोई हिस्ट्री घर में किसी पॉजिटिव पेशेंट की या सस्पेक्ट की भी है,
तो फिर ज्यादा चांसेस है कि बच्चा हो सकता है कोविड से ग्रसित हो, तो उसकी जांच करानी जरूरत है। और आरटीपीसीआर भी नहीं, एंटीजन टेस्ट भी करा सकते हैं, आरटीपीसीआर भी करा सकते हैं। और जैसे डॉक्टर सिंह ने बोला कि बहुत सारे हमें ब्लड टेस्ट या सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं, बच्चों में रिकवरी बहुत अच्छी है, मॉर्टेलिटी बहुत कम है। जी, मध्य प्रदेश से गोपाल है हमारे साथ। गोपाल, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर मैं पूछ रहा हूँ कि सुनने में आ रहा है कि बच्चों को हवा से वायरल हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो उससे क्या करें फिर? देखिए, ऐसा है, जो बुखार है वो हवा से तो कभी नहीं होता। डेफिनेटली जो बुखार आता है उसकी कई सारी वजह होती हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके शहर में, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, तो कोई भी बुखार होता है तो उसमें 34% संभावना है। यानी कि अगर 100 लोगों को बुखार होता है तो 334 लोगों को उम्मीद है कि वो कोरोना इन्फेक्शन ही होगी। तो ये जो बुखार है, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एपिडेमियोलॉजी क्या चल रही है। कुछ स्टेट्स के अंदर ये बुखार में इतनी ज्यादा संभावना होती है कोरोना निकलने की, तो हवा के साथ डेफिनेटली तरह तरह की इन्फेक्शंस होती हैं, जो कि जिसमें वायरल इन्फेक्शंस भी आती हैं, ये भी आती हैं, कोरोना भी आता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर आपकी एपिडेमियोलॉजी में, जैसे दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जहां आपको अच्छा क्लिनिकल सिम्टम्स मिले और सस्पिशन हो, आप बच्चे की जांच कराइए, ताकि हमें पता रहे और हम बच्चे को उसी वे से मॉनिटर कर सकें। और डॉक्टर मलिक और डॉक्टर गुप्ता, एक और नई स्टडी भी सामने आई है। दोनों आपसे समझना चाहते हैं कि क्या जो फ्लश है, टॉयलेट का फ्लश, वो भी कोरोना के वायरस का संक्रमण तेजी से फैला रहा है? देखिए, ऐसी पहले भी बहुत सारी स्टडी आई थी कि फीको और रोड से भी कोरोना फैल सकता है, चाहे मल हो चाहे मूत्र हो, उसके थ्रू वायरस शेड ऑफ होता है और काफी दिनों तक, 14 दिन तक भी शेड ऑफ हो सकता है आफ्टर इन्फेक्शन। तो इसलिए हमें सबको ध्यान रखना चाहिए कि हमें हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर में हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, टॉयलेट जाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है। जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो नॉर्मली ऐसे माहौल में, पानी में बनती हैं जहाँ पे गंदगी बहुत होती है, उनको अच्छे से पानी में सोक करके गुनगुने पानी में एटलीस्ट 2 घंटे तक रख दें, सो दैट वहां पे कोई इन्फेक्शन हो वो क्लियर हो जाए। तो ये स्टडीज हैं, बिल्कुल प्रूवन है। बट इतना कि फ्लश से फैल रहा है जरूरी नहीं, बट हाँ, फ्लश से कोई इन्फेक्ट हो रहा है या कोई फीको रूट मीन्स बोलते हैं कि आपके जो नाखून है, हाथ है, वहां पे अगर कुछ संक्रमित है आपके हाथ, और वो आप अपने मुंह में ले जा रहे हैं, उससे कुछ दूसरा सामान छू रहे हैं, खाने पीने का, या किसी दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उससे कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन या सरफेस ट्रांसमिशन के थ्रू वायरस फैल सकता है। सूरज से सूरज है हमारे साथ में। सूरज, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार साहब। नमस्कार। हाँ, मेरे पहले कोविशील्ड लगा हुआ है, पहला डोज है वो, तो क्या दोबारा कोविशील्ड ही लगाना जरूरी है या कोवैक्सीन भी लगा सकते हैं? बिल्कुल कोविशील्ड ही लगाना होगा। सूरज जी, ये तो जवाब मैं भी दे सकता हूँ आपको कि कोविशील्ड ही लगाना होगा। प्रयागराज से अजय हैं। अजय, सवाल पूछिए। हेलो जी सर, डॉक्टर जी, मैं 8 अप्रैल को पॉजिटिव आया, फीवर आया मुझे, और 10 को मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो मैं वैक्सीन कब ले सकता हूँ सर? अब मैं फिट हूँ एकदम से। देखिए, ऐसा है, जब आपका कोविड नेगेटिव हो जाएगा उसके 8 हफ्ते के बाद में आप वैक्सीन ले सकते हैं। अगर आपको जिस दिन सिम्टम्स खत्म हो गए, जब आप नेगेटिव हो गए हैं, तो आप उसके 8 हफ्ते के बाद में वैक्सीन ले सकते हैं। मध्य प्रदेश से पुनीर हमारे साथ हैं। सवाल पूछिए पुनीर। सर, हमारी एज 55 साल है और मैं शुगर और बीपी दोनों का दवा ले रहा हूँ। अभी हमारा जो है शुगर जो है फास्टिंग 110 है और बीपी 195 है, और वैक्सीन मैं नहीं लगवाया हूँ क्योंकि दवाइयों से मैं रिएक्शन है, दर्द की दवाइयों से मैं एलर्जी है सर। जी, तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपको अगर किसी वैक्सीन से एलर्जी नहीं है, वैक्सीन कंपोनेंट खास करके जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन के अंदर जो कंपोजिशन है, उसमें अगर कोई पदार्थ से एलर्जी नहीं, तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। या आपको पहली डोज लगाने के बाद कोई एलर्जी होती है, सीवियर एलर्जी होती है, तब आपको दूसरी वैक्सीन नहीं लगानी। अदरवाइज चाहे डायबिटीज हो, हाइपरटेंसिव हो, किसी चीज से एलर्जी हो, स्किन एलर्जी हो, ड्रग एलर्जी हो, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और दोनों वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर DK गुप्ता, ये तमाम जानकारी देने के लिए। इसी तरीके की जानकारी, इसी तरीके के सवालों के जवाब आपके पास लेकर हम आते रहेंगे। सुरक्षित रहिए, थोड़ा जागरूक बने रहिए, डरिए बिल्कुल मत, लोगों की मदद करते रहिए, क्योंकि ये वक्त साथ मिलकर कोरोना से लड़ने का है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।